जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक बार फिर से यूथ विंग की बॉडी को जो है वो रीइलेक्ट किया हुआ है। पुराने भी कई चेहरे जो है वो इसमें दोबारा से दिख रहे हैं और ख़ास बात यह है कि आदित्य गुप्ता, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जो पहले भी जम्मू कश्मीर युवा विंग जो पीडीपी के उसमें थे, लेकिन अब इनको जो है वो एज अ प्रेसिडेंट जो है वो कंटिन्यू करवाया गया है। शायद आपका दूसरी बार है ये एज अ प्रेसिडेंट पीडीपी यूथ का। पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट यूथ था जी जम्मू प्रोविंस का, मैं प्रेसिडेंट हूँ जी जी यूथ का। ठीक। जी, जी, थैंक यू। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक अहम भूमिका इस वक्त जो है वो निभा रही है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के कई बेसिक मुद्दे हैं जिन पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इलेक्शन से पहले भी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा महाज कायम रखा और हुकूमत बनने के बाद भी असेंबली की बात करें तो पीडीपी ने बड़े जो बेसिक मुद्दे थे उन पर आवाज़ उठाई और काफ़ी चर्चा जो है वो बनी रही। रिसेंटली महबूबा मुफ्ती ने 2019 के बाद जो है वो पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जो है वो मुलाकात की और उस पर काफ़ी चर्चा जो है वो पब्लिक में हुई और उस मीटिंग के बाद जो कई किस्म के कयासराइयाँ भी जो है वो लगाई जा रही। बहरहाल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ भूमिका निभा रही है, क्या कुछ स्ट्रेटजीज होंगी और ख़ासकर यूथ विंग पर आज हम फोकस करेंगे कि यूथ विंग क्या कुछ जो है वो जम्मू कश्मीर के युवा को एंगेज करने के लिए, उनके एक प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए जो है वो कुछ नया करने वाली है। जानने के लिए हम यूथ विंग के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट अदिति गुप्ता से जो है वो बात करेंगे। बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे हम, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए खासकर जो है वो स्ट्रगल करती हुई देखी गई और आपको एक बार फिर से जो है वो युवा विंग में सर्विस करने का मौका दिया है, आपको प्रेसिडेंट बनाया गया इस बार। तो पहले जो है वो क्या कुछ कहेंगे पीडीपी के लिए? सबसे पहले तो मैं पार्टी प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडो कर सकता हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उनको और पार्टी लीडरशिप को सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा आपके ज़रिए। ये मुद्दा इस वक्त ऐसा है कि रियासत एक अलग से टर्मोल से निकलती है, कैमोफ्लॉज सा इस्तेमाल किया जा रहा है स्टेट सब्जेक्ट को लेकर, जिसकी वजह से जो यूथ के रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन सबको एक बैक सीट दिया जा रहा है। चाहे वो रिजर्वेशन हो, जॉब इनसिक्योरिटी हो, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया हुआ है अभी भी, रिजर्वेशन की वजह से अनसर्टनिटी है। ये इश्यूज़ हैं यूथ के, अपनी बारी एम्पावरमेंट है, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो रही है, स्कॉलरशिप सिस्टम कैसे चल रहा है, ये सब कुछ जो है ये सब कुछ यूथ का ही हिस्सा है। और यूथ को हम लोग इस वक्त सरकार ब्रश असाइड कर रही है क्योंकि ये बात रियलाइज़ नहीं कर रही है कि यूथ कॉन्स्टिट्यूट द मेजर फोर्स। आपका आने वाला कल जो है वो यही लोग हैं, यूथ ही है। आपकी लेगेसी जो गिनी जाएगी वो इनकी, ये अल्टीमेटली क्या बनते हैं उस पर डिपेंड करेगी। और उस चीज़ को सरकार कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है बिकॉज वो उनके पास कोई एज सच पॉइंटेड फार्मूला नहीं है। जब वोट मांगा गया था तो वोट बड़े बड़े नारों पे मारा गया था, कोई एज सच सेट डिज़ाइन नहीं था जिसके अंदर वो काम करना चाहते थे। जब वो डिज़ाइन मिसिंग था तो अब वो स्टेट नहीं है, पावर्स नहीं है, इस किस्म का बहाना लिया जा रहा है। और जिसकी जिसकी वजह से नुकसान जो है वो यूथ का होता जा रहा है बिकॉज विद एवरी पासिंग डे उम्र बढ़ती है तो वो आप जो पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अनसर्टनिटी है वो बढ़ती जा रही है। ड्रग्स प्रेवलेंटली बहुत ज़्यादा है लेकिन इस वक्त। अब किसको जो है वो ये शिकायत करेंगे आप? ज़ाहिर सी बात है, जब पहले हुकूमत नहीं थी, इलेक्शंस के लिए दोनों पार्टियां एक साथ जो है वो मैदान में जो है वो उतरी थी कि इलेक्शंस करवाए जाएं। फिर दोनों पार्टी का मंशूर आया, जो आप लोगों का मैनिफेस्टो था उसमें तो युवा को दोनों पार्टियों ने फोकस किया हुआ। अब दो में से एक पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है, जम्मू कश्मीर की एक पार्टी की अपनी गवर्नमेंट जो है वो चल रही है। पहले इल्ज़ाम बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगता था, एलजी पर लगता था। अब जब अपनी गवर्नमेंट है और लोकल लीडरशिप और हमारी जो अपनी जो चीफ मिनिस्टर साहब हमारे अपने हैं, अगर युवा की फिर भी यही हालत है और युवा के जो इश्यूज़ हैं उनको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है, तो अब किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा? देखिए ये ट्रिपल इंजन सरकार है। सेंटर में बैठी होम मिनिस्ट्री या सेंट्रल में बैठी सरकार, एलजी साहब, और उसके बाद अब सीएम साहब। ये किस्म का ट्रिपल इंजन सरकार है और जो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम से चलती है। देयर इज़ नो डाउट कि हमारी अपनी नुमाइंदगी है, लेकिन ये सरकार के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब आप इलेक्टेड नुमाइंदे बने हैं कि आप अपना पॉइंट, अपने लोगों की बात आगे रखते। हमारी शिकायत इलेक्शन के वक्त क्या थी कि जी हमारी नुमाइंदगी नहीं है, डीजी तक हमारा नहीं होता था, चीफ सेक्रेटरी हमारा नहीं होता था, मेन ऑफिस पे पोजीशन पे जो लोग बैठे थे वो लोग यहाँ के नहीं थे, एलजी बाहर का था। तो जब चीफ मिनिस्टर आया तो एक उम्मीद थी
उम्मीद ये थी कि ये लोगों के बारे में बात करेगा, जो मसले आए मसाइल जो लोग दबे हुए हैं, जिनके बारे में बात नहीं हो रही है, जिनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन कोई आंसरेबल या अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करेगी। हमें लगा कि चीफ मिनिस्टर वो अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा। पावर्स हमको भी पता थी कि कितनी है, बट अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए तो मुंह खोलना था ना, वो चीज़ मिसिंग थी। सिंस वो चीज़ मिसिंग थी तो उस वजह से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तीनों विंग्स पे चलती है। एलजी ऑफिस पे भी उतनी ही है, सीएम ऑफिस में भी उतनी ही है, और उतनी ही सेंट्रल सरकार को भी है। लेकिन जब पहले पार्टियां जो है वो जब हुकूमत भी नहीं थी, तब अगर पूरे देश के साथ जो है वो एक तरफ खड़ी हो जाएंगी पार्टियां और मांग करेंगी इलेक्शंस के लिए, मांग करेंगी स्टेटहुड के लिए, मांग करेंगे जम्मू कश्मीर के बेसिक इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, हुकूमत बनने के बाद तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है वो इतने बड़े को कदम भी नहीं उठाए गए जिसमें हम ये मान लें कि युवा और जम्मू कश्मीर की जो आइडेंटिटी की क्राइसिस है इस वक्त, उस पर जो है वो गवर्नमेंट सीरियस है। क्योंकि एक बार असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। खुद इस पार्टी के मंशूर में जो मैनिफेस्टो में जो युवाओं के लिए नौकरियों की बातें थी वो भी पूरी नहीं। आखिरकार चीफ मिनिस्टर है, आवाज़ उठा सकते हैं, बातें उठा सकते हैं, लोकल लीडर। अब हम अगर दोनों पार्टियों के जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं उनको साइड पर रखें तो लीडरशिप तो जम्मू कश्मीर की है ना, इशू तो जम्मू कश्मीर के उठाने हैं। तो जब हुकूमत को 8 महीने के करीब हो चुके हैं, जब खुद जो है वो आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, खुद जो है वो बार बार एड्रेस नहीं किया जाएगा लोगों को कि क्या क्या इश्यूज़ है और किस तरह से सॉल्व करने हैं, तो फिर क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत की स्थिति है, बाकी पार्टियां जो है वो इसमें फिर कोई रोल अदा कर सकती है? देखें, एज ए रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन हम अपनी बात बिल्कुल साफ रखते रहे हैं। मेरे प्रीडिसेसर यूथ विंग के प्रेसिडेंट वहीदुर रहमान परा, जो एमएलए भी हैं पुलवामा से, आप असेंबली में देखिए वो बात कर, ही इज़ दी वॉइस इन दी असेंबली। मैडम महबूबा मुफ्ती इज़ दी वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन। जो इन इश्यूज़ पे हम बात करें, उन इश्यूज़ पे बेसिकली ये चीफ मिनिस्टर साहब या सरकार का काम था, इलेक्टेड गवर्नमेंट का, कि वो बात करे। आप खुद सोचें, वक्त जैसा मसला जम्मू कश्मीर असेंबली चल रही थी, उस वक्त डिबेट ही नहीं हुआ, आप कुछ कर नहीं सकते थे। बट एक किस्म का एक वॉइस जाती है, असेंबली पार्लियामेंट आर दी वॉइसेस। चाहे ब्रूड मेजॉरिटी क्यों ना हो, कोई कानून पास हो या ना हो जाए, लेकिन उसके दूसरा पहलू जो है वो अपोजिशन साइड करता है। उस चीज़ तक को तो इस सरकार ने आगे रखने नहीं दिया। सरकार बिल्कुल ही इस टाइम पे अपीजमेंट के जोन में है, और उस अपीजमेंट के जोन में लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को बेवकूफ़ ये बनाई जा रही है कि जनाब अभी आपको हर चीज़ जो हमने आपको वादा किया था, जिसके ऊपर आपने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया, जिसके ऊपर आपने मुझे 50 एमएलए दिए, इतनी ब्रूट मेजॉरिटी दी, जिसके एवज में मैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बैठता हूँ, मैं जाकर सेंटर में मिनिस्ट्रियों को मिलता हूँ, घूमता फिरता हूँ, सब कुछ करता हूँ, वो सब कुछ बैक बर्नर पे चला गया। वो बैक बर्नर पे यह बेवकूफ़ बना कर कहा जा रहा है कि जनाब जब तक स्टेटहुड नहीं आएगी तब तक हम इनमें से कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको वे अराउंड नहीं मिल रहा था, तो आप इस सिर्फ एक वजह से कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेंटर में बैठी हुई सरकार आपको सिर्फ आपके कहने पे ही दे देगी। इज़न्ट इट दैट गवर्नमेंट ऑल्सो अ पॉलिटिकल यूनिट? वो भी तो अपने हिसाब से पॉलिटिक्स खेलती हुई करेगी ना। तो आप उस चीज़ को, rather than keeping it aside and trying to work on the side of the youth, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करो। अगर आपको लगता है कि टूरिज़्म अफेक्ट हो रहा है, टूरिज़्म को किस तरीके से ग्रो करना है, दोनों डिवीजन में बढ़ाओ। आपको लग रहा है, आपने तारीफ़ें पुल बांधी चीफ मिनिस्टर ने कि कश्मीर तक ट्रेन गई है, लेकिन एट द सेम टाइम उसी स्पीच में ये बात ज़रूर एड्रेस करनी चाहिए थी कि जम्मू को टूरिज़्म में इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो आप प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठे थे, आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप बात कर सकते थे कि जम्मू के लिए स्पेसिफिक कुछ होना चाहिए, सो दैट हमारा टूरिज़्म इस इलाके का इफ़ेक्ट ना हो। पर ये आवाज़ तो पीडीपी भी नहीं उठाई। ये आवाज़ हम कब से उड़ा थे? अगर आप G20 देखेंगे, जब कश्मीर हुआ था, पीडीपी वो पहली पार्टी थी जिसने कहा था कि टूरिज़्म, आप G20 टूरिज़्म कश्मीर की जगह जम्मू में करें। लेकिन अभी जब ट्रेन का उद्घाटन हुआ, इल्तिजा मुफ्ती का बयान आया, महबूबा मुफ्ती का बयान आया, उसमें तो ये नहीं कहा कि भाई जम्मू का टूरिज़्म डाउन हो चुका है इस ट्रेन से। नो, एज ए गवर्नमेंट, जो बयान जो थे, बयान वॉज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द फैक्ट कि यहाँ पे वेलकम है। दैट इज़ इन एनी केस अ वेलकम स्टेप, बिकॉज इससे कम्यूटिंग बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। वो हमको एक बेनिफिट आएगा, क्योंकि लोग आएंगे, ट्रांजिशन ईजी होगा। जो फ़्लाइट के रेट्स हैवियर चले जाते हैं या रोड की वजह से दिक्कत होती है, वो चीज़ें कवर होंगी, सामान जाएगा आराम से। तो यही प्रोटोकॉल तो गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा ना। नहीं, दैट इज़ फाइन, बट एट द सेम टाइम टूरिज़्म किसके पास है?
चीफ मिनिस्टर के पास है, बट डज ही टॉक अबाउट जम्मू टूरिज्म? ही डजंट। मैडम महबूबा मुफ्ती तो टूरिज्म की इंचार्ज नहीं है, यहाँ इल्तिजा भी नहीं है, हम में से कोई नहीं है। हम तो वो देखो, दीज आर द इश्यूज दैट आर केप्ट टू बी केप्ट ऑन इन माइंड। ये मतलब नहीं होता कि अगर आपका हर डे एक दिन जिस सेलिब्रेशन का, तो विल ओनली सेलिब्रेट, विल नॉट टॉक अबाउट अदर इश्यूज ऑल्सो दैट। फिर उसका मतलब आप आंखें मूंद रहे हो इश्यूज से। तो पीडीपी के पास क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है इनके? अगर चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास पावर नहीं है, स्टेटहुड जब तक नहीं आएगी, एज अ पीडीपी, एज एन अपोजिशन, पीडीपी इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन रखती है इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करने? देखिए, बड़ा सिंपल सा है, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। आप लेजिस्लेचर में अगर बिल पास करते हैं, वो बिल पास करके आप गवर्नर को भेजेंगे ना, देन द गवर्नर विल आल्सो फील इट दैट सी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन और मेजॉरिटी ऑफ द हाउस इज पासिंग अ बिल, तो मैं इसको ऐसे ही ब्रश असाइड नहीं कर सकता विदाउट रीजनिंग एंड अनरीजनेबल। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि ये मुझे है कि दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू शो कि हम काम कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं हम एफर्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि जनाब हमको पता है कि रिजल्ट ये है। आपने कैसे प्रिज्यूम कर लिया हुआ है? आपने कैसी ये चीज़ प्रिज्यूम कर ली हुई कि आप कुछ भी करेंगे उसको अनरीजनेबली ही एलजी ऑफिस डिक्लाइन करेगा? आप क्या कहना चाहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो बीजेपी के साथ मिलकर जो है वो सब कुछ कर रही है, यानी कि बीजेपी और एनसी एक ही ट्रैक पर चलकर इस वक्त काम कर रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का एजेंडा ही आगे कर रहे हैं। आप मुझे बता दें, अगर रेजोल्यूशन की बात थी कंडेमनेशन ऑफ 5 अगस्त 2019 को जो हुआ था, उसको कंडेम तक नहीं किया इस रेजोल्यूशन ने, तो वो किसकी लाइन टो कर रहा है? उसको बिल्कुल चैनलाइज कर दिया, 370 को एक नॉर्मलाइज कर दिया है कि आर्टिकल 370 इशू इज़ गॉन, लेट्स टॉक अबाउट स्टेटहुड ओनली, स्पेशल राइट्स ओनली। सो ये किसका एजेंडा है? दिस इज़ बीजेपी एजेंडा। कौन चला रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रही है। ये तो रिट लार्ज है ना, सामने दिख रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशन सीधे सीधे बीजेपी के एजेंडे को ही प्रमोट कर रही है, तो बीजेपी को क्या करने की, मेहनत करने की जरूरत है? फिर उमर साहब बैठे। फिर इतने सालों के बाद महबूबा मुफ्ती जी ने क्यों एलजी के साथ मीटिंग की? देखिए, वो इशू था विद रिगार्ड टू कश्मीरी पंडित्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वो मौका है जिस वक्त पे आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर को क्यों यूज़ किया जाता है एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप टेररिज्म और नफ़रत का बीज बो सकते हो, क्योंकि इसके एक बेसिक एसेंस इसका कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन मिसिंग है। उसको वापस कैसे लाना उसके ऊपर है। देखो, 10-11 साल से कंटिन्यूसली बीजेपी इसके बारे में बात करती है, ये उनके हर एजेंडा का हिस्सा है, हर स्पीच का हिस्सा है, लेकिन उनको वापस कैसे लाना है इफेक्टिवली, वो तो कभी नहीं है ना। सो इट वाज विद रिगार्ड टू दैट द एलजी हैड टू बी गिवन सर्टन सजेशंस, और हमने वो अपनी तरफ से बात की थी। और इसी बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इट वॉज नॉट समथिंग कि एक छोटा इशू है या कि एक किसी और बारे में बात है, इट इज़ समथिंग अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ कश्मीर, and identity of Kashmir can be preserved when the Kashmiri Pandits are actually part of it, working part of it, not enforced part of it. जम्मू कश्मीर को लेकर के रिसेंटली दो बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। पहलगाम में एक बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो है वो एक बड़ा कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इन दोनों ये वारदातें हैं, माफ़ कीजिएगा, ये जो दोनों हमले, एक तो टेरर अटैक और दूसरा जो हमला हुआ, इनको लेकर के जम्मू कश्मीर की जो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो एक इशू टाइप एक मामला बना हुआ था, आइडेंटिटी बनी हुई थी, इसको एज एन डिस्प्यूटेड स्टेट कहा जाता था। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जो एक पॉलिटिकल जो एक रिप्रेजेंटेशन थी, जो एक मैं ये कहूँगा कि जो जियो पॉलिटिकल जम्मू कश्मीर का एक आइडेंटिटी थी, क्या उसमें तब्दीली आई हुई है? जम्मू कश्मीर को एज अ पुराना जम्मू कश्मीर लिया जा सकता है, या ऑल टोटल जम्मू कश्मीर जो है वो अब नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर एक डिफरेंट इशू बन चुका है? देखिए, पहलगाम वाला जो मैसेकर था वो तो शर्मनाक बात थी। उसके रिज़ल्ट में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, एंड उसके बाद काउंटर अटैक हुआ हम पर, और हाउ थिंग्स वेंट अप टू द सीज फायर। इन 19-20 दिन में काफ़ी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से वापस एक किस्म सा पर्पस जो था फॉर द एनिमी कि जम्मू एंड कश्मीर को हाईलाइट किया जाए, वो तो ऑब्वियसली हुआ है, देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट। लेकिन इसमें से जो पॉजिटिव निकले वो बड़े इंपॉर्टेंट है, पहले वो गिनने बहुत ज़रूरी है बिफोर वी क्वेश्चन थिंग्स। पॉजिटिव निकला कि जब जो यूनिटी थी जम्मू कश्मीर की वो सामने निकल के आई। जिस तरीके से कश्मीर सड़कों पे उतरा, ये पहली बार था, अनप्रेसिडेंटेड था। कश्मीर के लोगों ने कंडेम किया एंड एक आवाज़ में निकल के बात बताई कि दैट दे स्टैंड यूनिफाइड विद द कंट्री।
सो दिस इज़ समथिंग विच वॉज वेरी बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर होता है, जिस तरीके से बॉर्डर के इलाकों में शेलिंग होती है, जिस तरीके से हमें नुकसान होता है, ये एक बात वो आप एक सच्चाई भी खोल के देती है कि जंग से फ़ायदा नहीं है. वी हैव टू यूज़ आवर पॉलिटिकल ब्रेन एंड एक्यूमन टू विन एनी सिचुएशन. आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करनी ही पड़ेगी, उसी से ही आप जीत सकते हो. आज का मॉडल वॉरफेयर है. आप देख लें, हमने जंग, अगर जैसे सब लोग क्लेम करते हैं, अगर हमने जंग जीती है, बट एट द सेम टाइम हमारा डैमेज भी तो हुआ है. वो 26 लोग जो शहीद हुए पहलगाम में, उसके बाद 20 लोग और शहीद हुए ना पुंछ में. एक ही घर के अंदर 2 बच्चे मारे गए, वो कब्रें एक ही घर में बनी. तो ये हमारे लॉसेस हैं जिनको, जो मेजर हैं, हमें समझना चाहिए. तो हमें इन लॉसेस को अवॉइड करना चाहिए. तो सरकार के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को फिर से एक फोकल पॉइंट पे लाकर खड़ा कर दिया. यानी आप मानते हैं कि शिफ्ट बहुत ज़्यादा जो है वो आ चुका है जम्मू कश्मीर, पहले वाले जम्मू कश्मीर के मुकाबले में इसको एज अ पुराना जम्मू कश्मीर में एक नया जम्मू कश्मीर लेकर के जो है वो चलना बहुत ज़रूरी है. इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के डिफेंस को लेकर के. आज तक जम्मू कश्मीर की सियासत में जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर जम्मू कश्मीर को डिफेंड करने की बात कभी की ये नहीं है कि बाहर की कंट्री से कोई ख़तरा हो, यहाँ पर कुछ सेपरेट इंतजाम वगैरह किए जाए. लेकिन रिसेंटली जो एक वारफेयर टाइप हुआ था, एक मॉडर्न वेपनरी का इस्तेमाल हुआ और बॉर्डर को छोड़िए इनलैंड तक बड़ी दूर तक जो है वो इम्पैक्ट हुआ है उसका. जम्मू कश्मीर को जो है वो, क्या आपको लगता है कि अब किसी नई सतह पर लेकर के डिफेंड करने की ज़रूरत है? क्या भारतीय सरकार द्वारा, आर्मी द्वारा या फिर एयरफोर्स द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर के कुछ नए अपडेट्स यहाँ पर करने की ज़रूरत है? और क्या पीडीपी जो है वो इस टाइप के कुछ जो विजन रखती है? देखिए, ऐसा है कि जो आपको मॉडर्न वॉरफेयर है या उस चीज़ की वॉरफेयर की तो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए ना. अगर इफ़ यू नो कि आपका एनिमी कौन है, तो आपके पॉलिटिकल, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस बड़े स्ट्रांग होने चाहिए कि आपका दुश्मन जो है वो डरे आपकी प्रेजेंस से. इस पूरे ऑपरेशन के बाद हमने नो डाउट, हमारे फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया, बढ़िया तरीके से डिफेंड किया अपने आप को. जहाँ पे अटैक करना था वहाँ अटैक भी किया. लेकिन एक बात तो साफ़ है कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ इंटरनेशनल लेवल पे. हमारी इतनी फॉरेन ट्रेवल्स रहे हैं, स्टेडियम्स भरे गए हैं, ऑडिटोरियम्स भरे गए हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें हुई हैं, हाउडी ट्रम्प करके भी बोला गया है. आपकी बार ट्रम्प सरकार जैसे बड़े बड़े नारे मारे गए अक्रॉस द ग्लोब. लेकिन जब जहाँ पे हमें हमारे साथ खड़ा होना था, वहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ. इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ चाइना, अज़रबैजान, टर्की, ये देश खड़े होकर बात कर रहे खुल के. सिर्फ बात ये नहीं थी कि आईएमएफ ने कितना फ़ंड दिया, बात ये थी कि आईएमएफ ने फ़ंड दिया. वहाँ पर किसी ने भी खड़े होकर उस फंड को अपोज नहीं किया सिवाय हमारे. तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उस पॉलिसी में फेल हुए हैं. हम बहुत स्ट्रांग हैं, देयर इज़ नो डाउट पाकिस्तान हमारे साथ टक्कर ले सकता है, लेकिन वो हमको, लेकिन हम लोग एक प्रॉस्परिंग कंट्री है, हम ग्रोथ रिलेटेड कंट्री हैं. हमें जंग में अगर झोंकेगा पाकिस्तान तो हमको मजबूरी में जाना पड़ेगा. तो क्यों नहीं अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप इतने बढ़िया किए जाएँ कि पाकिस्तान डरे कि उसको सपोर्ट ही ना मिले कि वो जंग लड़ सके हमारे साथ. तो उसके लिए तो फिर जो हुकूमत इस वक्त है, यानी कि इसकी जो एक इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिसी है वही फेल हुई है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो फिर जो अपोजिशन कह रही है सेंटर में, इस वक्त राहुल गांधी जो खुल के कह रहे हैं, वो तो डायरेक्टली फिर सरकार को ही निकम्मा जो है वो कह रहा है. तो क्या गवर्नमेंट को ही चेंज कर दिया जाना चाहिए? वो तो अपने वक्त पे ही होगा. एटलीस्ट अभी ये बात है कि लोगों तक ये बात पहुंचानी ज़रूरी है. लोग अपनी जगह पे भी तो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं. देखिए, हम लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, बॉर्डर के इलाकों में जितने लोग हैं, हम लोग तो खुश हैं कि सीज़ फायर हुआ. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. मतलब कि आई एम श्योर जितने एरिया में जितने पे शेलिंग होती रही हैं, अटैक्स होते रहे, वो सारे स्ट्रेच जो है वो खुश था कि यार जंग नहीं है, शुक्र है बंद हो गया. बट ये बात बड़ी ज़रूरी है कि सीज़ फायर हुआ क्यों. अगर बीजेपी एज अ पॉलिटिकल यूनिट ये चीज़ क्लेम करती है कि उनकी जंग जीती है उन्होंने, वी वर इन अ पोजीशन ऑफ बेटर पोजीशन, देन व्हाई नॉट गो अहेड एंड टेक इट. वो भी तो एक सवाल है. देन ऊपर से ट्रंप ने 11 से 12 बारी बोला, 1 दर्जन बारी उसने बोल दिया है कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर मैंने सीज़ फायर कराया. इंडिया हैज़ टू कम अप एंड से समथिंग. वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन बॉर्डर्स के रिलेटेड आपने बात की है तो वहाँ पर बंकर्स का रिलेटिव का एक बहुत बड़ा इशू सामने आया हुआ था. बीजेपी की सरकार में कुछ वो मुद्दे भी सामने उभर रहे हैं जो पिछली सरकारों के दौर में रहे हैं. जिन बंकर्स की बात हो रही है, अभी तो नए बंकर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन जो पहले बंकर्स बने वो पुरानी हुकूमतों के बनाए हुए बंकर्स हैं और वो भी निकम्मे हैं. किसकी लापरवाही है? क्या बॉर्डर की आवाम को अगर आज हम कहते हैं कि वो प्रोन थे, क्या उनको इस हालत में छोड़ने के लिए पुरानी हुकूमतें भी जिम्मेदार हैं? देखें, ऐसा है कि बंकर जो सिस्टम है आसपास,
वो वैसे भी स्कैटर्ड था। वो तो बहुत रिपोर्ट्स में आई हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के सामने लाइन पे थे, पुंछ इलाके में। तो वहाँ पर बंकर्स, कम्युनिटी बंकर्स थे, लोगों के घर बंकर्स कम थे, तो कम ऑब्वियसली वो बंकर्स की कमी तो है ही है। उस इलाके में बंकर्स को वापस रिकन्स्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा, इनफैक्ट इंडिविजुअल बंकर्स भी देने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि सिंस वो स्कैटर्ड होता है तो पॉसिबल नहीं होता फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रन करना, और इतने स्केल पे बंकर बनाना भी एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होता है गवर्नमेंट के लिए। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आई एम नॉट गोइंग टू एक्यूज एनी गवर्नमेंट फॉर बीइंग नेग्लेक्ट, क्योंकि लेकिन आबादी इतनी है तो उतनी आबादी को आपने बंकर देना, आपको इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। यू हैव टू मूव देम इफ दिस सच अ सिचुएशन। छोड़ आपको ही देना होगा। नो, यू हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि दे डोंट फील थ्रेटन। यार ऐसा कौन सा बॉर्डर है, हिंदुस्तान हर देश के आसपास बॉर्डर है ना। आपको हालात ठीक करने पड़ेंगे ना पाकिस्तान के साथ, या उसको प्रेशराइज करना पड़ेगा, तभी गोला गिरना बंद होगा ना। अब लोगों को आप ये तो नहीं कहोगे साहब जगह छोड़ के निकल जाओ, रिफ्यूजी थोड़ी बनाओगे लोगों को। तो पॉइंट ये है कि आपने एक तो बंकर्स आपको सप्लाई तो इन एनी केस करने हैं अगर आप सिचुएशन, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि ये शेलिंग, ये किस्म की जो जंग जैसी सिचुएशन वो आए ही नहीं। इंटरनली सिक्योरिटी, बिकॉज हमने आज भी जवाब नहीं दिया है कि पहलगाम हुआ कैसे। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पिवटल क्वेश्चन। अलग सवाल है कि किसी और दिन उस पर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप युवा के प्रेसिडेंट जो है वो बने हुए। जम्मू कश्मीर के युवा जिस स्थिति में इस वक्त है, वो कहीं न कहीं जो सरकार की पॉलिसीज़ रही है आज तक, जो स्ट्रेटजीज़ रही है युवा की एक ओवरऑल डेवलपमेंट में, उनकी जो कमी या कोताही है उसकी बदौलत है। जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन का जो एक सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, वो भी कुछ ख़ास नहीं है। क्योंकि तुम बड़े शहरों को छोड़कर अगर आसपास के नवाही इलाकों की या दूर दराज के गांव की हम बात करें तो बुरा हाल है एजुकेशन सेक्टर का, हेल्थ सेक्टर का, ट्रांसपोर्टेशन का। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड की जाती है वो नहीं है। उसके बाद बाकी फैसिलिटीज़ तक जो है वो नहीं पहुंचाई जाती है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो न सिर्फ युवा को के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि ओवरऑल सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। लेकिन युवा को ख़ास क्या जो है वो आप पीडीपी देगी? आपका एज अ प्रेसिडेंट क्या विजन रहेगा जम्मू कश्मीर की युवा के एक प्रॉस्पेरस फ्यूचर के लिए? क्या कुछ प्रोजेक्ट जो है वो आप लाने वाले हैं? देखिए, अभी हम गवर्नमेंट बेस पे तो है नहीं ना, सरकार में है। अभी बात है कि बात जितनी भी इश्यूज होती हैं विद रिगार्ड टू यूथ, यूथ इश्यूज आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू द जॉब्स एंड एजुकेशन। सेटिंग अप यूनिवर्सिटी बिल्स हमारी पार्टी मूव करेगी असेंबली में, प्राइवेट मेंबर्स बिल, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी सेटअप करने की बात होगी। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। हम लोग कंटिन्यूसली इस बारे में बात करते रहेंगे कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी लोकल इंडस्ट्री जो है वो लोकल आदमी को हायर करेगी। इस टाइम पे हायरिंग जो है वो मेजॉरिटी बाहर से जाती है। तो काफ़ी एक ऐसा सेगमेंट है यूथ का जो स्किल डेवलप्ड है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पाती है। स्किल के लिए वो करना चाहता है, लेकिन सिंस गरीबी इतनी है, गुर्बत इतनी है कि बाहर जाके इस डेवलपमेंट नहीं कर सकती। वो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने प्रोवाइड करना। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो अनरीजनेबल और रैशनल अनरैशनल रिजर्वेशन हुई हुई है, जिसकी वजह से डिसकंटेंट बहुत है। देखिए, अगर आप एक सेट रूल के हिसाब से आप रिजर्वेशन सेट करते हो, डिसकंटेंट नहीं आता। सब हर एक आदमी एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, जो रीजनेबल कानून है उसी हिसाब से हो रहा है। बट जो अनरीजनेबल इस टाइम पे पॉपुलिस के खिलाफ रिजर्वेशन का बेंचमार्क है, उसको वापस करेक्ट करना, उसका कॉन्टीन्यूस प्रेशर गवर्नमेंट पे रहेगा। दैट इज़ समथिंग जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आपको प्रोपोर्शनैलिटी क्रिएट करनी है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आपको एजुकेशन सिस्टम को वापस रिवाइव करना है। यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन सिस्टम क्रम्बल करता जा रहा है। लॉ डिपार्टमेंट का हेड पॉलिटिकल साइंस का टीचर बन जाता है। ऐसे ऐसे एरर्स तो हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को करेक्ट करनी, इन चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर को कुछ बड़े चैलेंजेस है, आखिरी सवाल में लूँगा। बड़े चैलेंजेस इस वक्त फेस करने, एक तो स्टेट को बाइफurcate कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर यूटी अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया। लद्दाख को अलग किस्म की फैसिलिटीज़ या अलग आइडेंटिटी दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के बेसिक मुद्दे भी अभी हाल जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। स्टेटहुड का सबसे बड़ा मामला है। क्या जो आवाज़ जो लोगों के नाम पर एक मुद्दा चल रहा है कि स्टेटहुड वापस दी जाए, जम्मू कश्मीर को अपनी आइडेंटिटी वापस दी जाए, ये सच में पॉसिबल है कि JNK और लद्दाख को एक बार फिर से यूनाइट किया जाए, फिर से स्टेटहुड में जो है वो दोनों को इकट्ठा किया जाए और पहले की तरह जो जम्मू कश्मीर है वो दोबारा बने विदाउट आर्टिकल 370? देखिए, लॉन्ग लॉन्ग टर्म है सारा का सारा। इट्स लॉन्ग टर्म, जिसके अंदर एक मेजर रोल बीजेपी को प्ले करना है। सेंटर में सरकार उनकी, अकाउंटेबिलिटी उनकी है। जब पूरा जम्मू डिवीज़न उनको वोट करता है, वो अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं कर रहे। और यहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों को जो लोग वोट डालते हैं बेस्ड ऑन पार्टी, उनको भी बात सोचनी पड़ेगी कि हम लोगों ने पार्टी सेंटिमेंट पे वोट तो डाल दिया, बट जो नुमाइंदे हमने चुन के भेजे वो तो हमारे बारे में बात ही नहीं करने लायक।
दे ऑल्सो टो द सेम पार्टी लाइन। और पार्टी की बीजेपी ऐसी लाइन है जिसके बारे में, जिसमें जम्मू कश्मीर के हित के बारे में या जम्मू कश्मीर के बारे में कोई कंपैशन नहीं है। दे टेक इट एज अ पीस ऑफ लैंड, दे डोंट टेक पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ इंडिया। वो इसको एक हिस्सा मानते हैं, एक ज़मीन है, उसको ज़मीन का टुकड़ा हिंदुस्तान के साथ जोड़ के रखना। ये नहीं उनका कंसर्न है कि यार जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। और नुमाइंदे भी उन्होंने ऐसे दिए होते हैं और लोग वोट भी कर देते हैं उनको, जो बात ही नहीं करते और बेसिक इश्यूज़ को कंसिडर नहीं करते। तो स्टेट के लिए बेसिकली ये आपको सरकार चाहिए जिसके अंदर रीढ़ हो, जो बात कर सके और लोगों का इश्यूज़ उठा सके। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के न्यूली इलेक्टेड यूथ प्रेसिडेंट आदित्य गुप्ता, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जो है वो बात करते। इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे यूथ विंग के और अब इनको प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब किया गया। रिसेंटली पीडीपी जम्मू कश्मीर ने ये फैसला लिया हुआ है और कई नए नए चेहरे भी हमें जो है वो देखने को मिल रहे हैं। खास बात यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इस वक्त रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, लेकिन बुनियादी मामलों को लेकर पीडीपी ने बड़ी ही मजबूती के साथ जो है वो आवाज़ उठाई है और आज भी पीडीपी जो है वो बड़ी शान के साथ उन मुद्दों को लेकर मंजर आम पर जो है वो आती रहती है। महबूबा मुफ्ती की क़यादत में चल रही है सरकार। और साथ ही ये भी बता दें कि अब पीडीपी में जो है वो इल्तिजा मुफ्ती भी एक बड़ा चेहरा जो है वो बनती जा रही है और कई विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने भी जो है वो बात जो है वो की हुई है। ख़ास बात यह है खुद भी वो युवा है और युवा से जुड़े हुए कई मसाइल को वो अच्छी तरह से समझती है। जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले समय में जो है वो क्या कुछ हमें जो है वो देखने को मिलेगा, ये एक अलग सी रिपोर्ट होगी। लेकिन फ़िलहाल बात हम ये करें कि जम्मू कश्मीर की जो एक आइडेंटिटी है उसकी जंग जो है वो लगी हुई है। सरकार बनी हुई है, 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सरकार से अब यही उम्मीदें जो है वो, अब सरकार के बारे में लोगों की यही राय आ रही है कि सरकार अपने वादों से जो है वो मुकर रही है और जम्मू कश्मीर के जो विभिन्न और बड़े इश्यूज़ थे उनको जो है वो पूरा करने से जो है वो दूर हट रही है। क्या वजूहत है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो फ़िलहाल पता नहीं है। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब मंजर-ए-आम पर आ रही है और कहीं कयासराइयाँ भी लगाई जा रही है कि एलजी के साथ पीडीपी की मीटिंग जो है वो कुछ नया रिज़ल्ट जो है वो लाने वाली है। बहरहाल ये जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले एक सियासी हलचल का एक मंज़र है जो हमने आपके सामने रखा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का विज़न क्या था वो हमने आपके सामने रखा। पीडीपी यूथ की क्या के लिए क्या कुछ पीडीपी के द्वारा किया जाएगा वो हमने आपके सामने रखा और कुछ और मुद्दों को लेकर के आज हमने जो है वो यहाँ पर बात की। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका इस बारे में जो है वो क्या कुछ विचार है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें कि आपको ये बातचीत कैसे लगी और साथ ही साथ ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।